सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम सुर्खियों में के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धारणा सचदेव। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस कार्यक्रम में समसामयिक और खासतौर पर आप श्रोताओं से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने तमाम बातों और विषयों का उल्लेख किया। सुर्खियों में के आज के इस अंक में हम आपको देश और प्रदेश पर इस सभा के पड़े असर की बात करेंगे। आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया जी और आकाशवाणी के समाचार संपादक संजीव शर्मा जी। आपका स्वागत है सतीश सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है संजीव सर। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम अपने इस पहले प्रश्न के साथ। सतीश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, प्रधानमंत्री की भोपाल में रैली का तात्पर्य क्या है? देखिए, बहुत साफ है। जैसा कि आज के आयोजन का नाम ही था कार्यकर्ता महाकुंभ जी। कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी रैली भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल में आयोजित की है और भारतीय जनता पार्टी ने एक जन आशीर्वाद यात्राएं, उनकी पूरे प्रदेश में अलग अलग यात्राएं उन्होंने निकाली थी, जिनका आज भोपाल में समापन हुआ है। और आज भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक रहे हैं जनसंघ के समय के पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनकी जयंती भी आज थी, तो इस वजह से उन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया। और इसके पीछे जो आगामी विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश का, उसके लिए जो पार्टी की तैयारियां चल रही हैं, एक तरह से ये प्रधानमंत्री की आज का जो भोपाल दौरा था जी। वो पूरी तरह से हम ऐसा कह सकते हैं कि ये राजनीतिक ही था, बल्कि पार्टी का एक आयोजन था। वो प्रधानमंत्री के बजाय वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी की भोपाल यात्रा, उसको हम कह सकते हैं। जी जी जी। इसी प्रश्न को मैं संजीव सर आपके समक्ष भी रखना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री जी की इस भोपाल में रैली का आपके हिसाब से क्या तात्पर्य है? बिल्कुल, जैसा सतीश जी बता रहे थे, और ये अच्छी बात यह है कि आज इस रैली को हमने कवर भी किया। कार्यक्रम स्थल पे हम मौजूद थे और जन आशीर्वाद यात्राओं के जरिए पूरे प्रदेश भर से कार्यकर्ता, बूथ लेवल के कार्यकर्ता, जिला, तहसील, विकास खंड स्तर के कार्यकर्ता यहाँ जुटे थे और भाजपा ने जुटाए थे। जी। और इसका मकसद यही था कि प्रधानमंत्री सीधे कार्यकर्ताओं से, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। और प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कई बार सीधे उनसे कहा भी कि बूथ जीतना है। मतलब उन्होंने बार बार ये कहा कि बूथ जीतना है। इसका मतलब कि वो सीधे विधानसभा और उसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे थे, उन्हें उत्साहित कर रहे थे कि भाई जो कुछ भी है आप ही हैं, आप मूल आधार हैं चुनाव की। और ऐसा लगता है कि वो अपने इस मकसद में कार्यकर्ताओं को समझाने में सफल भी रहे। एक अन्य प्रश्न इसी के साथ निकलता है सर कि जैसे अभी आपने बताया कि कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित करके बहुत सारी बातों का उल्लेख किया, तो मतदाताओं के लिए उन्होंने क्या संदेश दिया आज के उसमें खास? नहीं, देखा जाए तो कार्यकर्ता मतदाता भी हैं। जी बिल्कुल। और कार्यकर्ताओं के पास मतदाताओं को जागरूक करने की, समझाने की जिम्मेदारी भी उनके पास है। बिल्कुल। तो उन्होंने इससे दो लक्ष्य साधे। पहला तो कार्यकर्ताओं को पार्टी के मुद्दे समझाए कि इन मुद्दों पे, इन विषयों पे जाके हमको बात करनी है, उन्हें सक्रिय किया। दूसरा, उन्होंने मतदाताओं को ये संदेश देने की कोशिश की कि भाजपा विकास की पर्याय है। अगर विकास कहीं चाहिए तो डबल इंजन की सरकार, जैसा कि मध्य प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार होगी तभी विकास संभव है। अगर आप किसी और पार्टी को मौका देंगे तो इतिहास की पुनरावृत्ति होगी और मध्य प्रदेश में या देश में जो पहले के हालात रहे, आपको वापस उन हालातों को भुगतना पड़ सकता है। तो एक तरह से उन्होंने मतदाताओं को ये बताया कि अगर जो आमतौर पर भाजपा इस्तेमाल भी करती है या पार्टी का है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस लाइन को लेकर प्रधानमंत्री ने मतदाताओं को और कार्यकर्ताओं दोनों को संबोधित किया। जी बिल्कुल। और आज प्रधानमंत्री जी ने खास बोला ये भी कि युवा मतदाता जिन्होंने जो आज इस बार पहली बार वोट डाल रहे हैं, उन्होंने भाजपा सरकार को ही देखा है, तो उनके लिए भाजपा सरकार एक आइडियल है जैसे कहा जाए। तो आप क्या कहेंगे सर, मतदाताओं के लिए उन्होंने आज क्या खास? देखिए, बहुत साफ बात है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। असल में क्या है कि मध्य प्रदेश की हम खासकर बात करें तो 2003 के बाद से बीच का एक 15 महीने का कांग्रेस की सरकार का कार्यकाल को हम छोड़ दें तो तकरीबन 2 दशक से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इस उम्र के जो लोग हैं, जिनकी उम्र 20 वर्ष है, 18 वर्ष से ऊपर की है, 20 या 21 वर्ष की है, उन मतदाताओं को, उन नौजवानों को ये पता ही नहीं है कि 2003 के पहले किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया था और मध्य प्रदेश में स्थिति क्या थी। तो एक तरह से रिकॉल करना जिसको हम कहते हैं नए मतदाताओं को। देखिए, दो चीज़ें हैं कि जब आपके सामने कोई चीज़ तुलना के लिए कोई चीज़ होती है, तब जाके आप कहते हैं कि हम बेहतर कैसे हैं, भारतीय जनता पार्टी बेहतर कैसे है।
जो 2003 में जिन्होंने 175 सीटें मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को दी थी कांग्रेस के खिलाफ, तो वो उस समय के लोगों को बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो उस समय के जो हालात थे मध्य प्रदेश में, बिजली की समस्या थी, 10-10 12-12 घंटे, भोपाल जैसे शहर में, राजधानी में भी 4 घंटे बिजली कटौती होती थी, सड़कों की स्थिति बहुत खराब थी, खेतों को पानी नहीं मिलता था, और एक तरह से विकास की नैया डगमगाई हुई थी मध्य प्रदेश में। और इसको भारतीय जनता पार्टी ने उस समय बीएसपी, उस समय कहते थे, बिजली सड़क पानी के मुद्दे को बनाया, और जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया और कांग्रेस को कुशासन के लिए उसको एक तरह से सजा दी। लेकिन जो 20 वर्ष के युवा हैं, 18 वर्ष के युवा हैं, 21 वर्ष के युवा हैं, उनको वो हालात देखे नहीं हैं उन्होंने, तो उनको एक तरह से युवाओं को उन्होंने रिकॉल किया है कि पहले हालात ऐसे थे, अगर मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी तो हालात वैसे हो सकते हैं। तो एक प्रचार का एक तरीका है पार्टी का, और जब प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं तो कार्यकर्ता उससे ऊर्जावान बनता है, वो बात को आगे ले जाता। चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है बेहतर स्थिति में बन पाएगी, ये सोच के उन्होंने कहा है, और निश्चित रूप से इसका असर देखने में भी सामने आएगा। बिल्कुल, सतीश जी की बात में आगे चलते कि जैसे वो बता रहे थे कि तुलना कैसे करेंगे, तो शायद इसलिए प्रधानमंत्री ने आज युवाओं से ये कहा कि आप अपने दादा, नाना, पिताजी, माताजी, उनके आप यहाँ से बोला कि मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आप घर जाइए, घर जाके अपने दादा, नाना, पिताजी, मम्मी, उनसे पूछिए कि उन्होंने कैसा दौर देखा है, अपने अभिभावकों से जानिए। और सच बात है कि जब तक तुलना नहीं करेंगे तो वो कैसे इस बात को महसूस करेंगे। तो वो कहने का उनका उद्देश्य था कि आप जाओ, घर में जाके हालात पूछो कि वो किन परिस्थितियों में उन्होंने गुजर बसर की है और अब कितने बदले हुए हालात है, ताकि आपके सामने तुलना करने का ये मौका रहे। और दूसरा, अगर हम एक निष्पक्ष नजरिए से देखें तो ये 18 से 21 साल का जो वोटर है वो सबसे ज्यादा जागरूक वोटर होता है, जो इंटरनेट से जुड़ा है, जो सोशल मीडिया से जुड़ा है, जो लगातार अखबार या मीडिया वो लोकतंत्र में भागीदारी भी करना चाहता है, उत्साहित भी है। तो अगर वो वोटर, इस युवा मतदाता कंसोलिडेटेड नहीं होगा तो किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है। और बड़ी संख्या मध्य प्रदेश में युवा मतदाताओं की बड़ी संख्या है, तो शायद एक तरह से प्रधानमंत्री न केवल इन युवा मतदाताओं के एकजुट कर रहे थे भाजपा के पक्ष में, पार्टी के पक्ष में, साथ ही वो जो बात है तुलना की, कि उनको बताना चाह रहे थे कि वो एहसास आप अपने घर जाके जानेंगे तो आप बेहतर निर्णय कर पाएंगे कि किस पार्टी को आपको वोट देना चाहिए। जी बिल्कुल। आज महाकुंभ में युवाओं के साथ साथ थी महिलाओं ने जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभी जो पास हुआ उसको लेकर भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत बात की, उसका अभिनंदन भी किया, ये भी कहा कि कांग्रेस ने उसको पास करने में अपनी मजबूरी जताई है, नहीं तो वो करना नहीं चाह रही थी। और राष्ट्रपति को लेकर भी उन्होंने बात की कि हमारी महिला राष्ट्रपति को लेकर भी कांग्रेस का नज़रिया अच्छा नहीं रहा। तो महिला शक्ति को लेकर उन्होंने जो संबोधन दिया उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, महिलाओं को आरक्षण दिए जाने की बात बहुत पुरानी है, मतलब करीब 4 से 5 दशक पहले से वो बात लगातार चल रही है। लेकिन कई बार विधेयक लाया भी गया अलग अलग समय में, पिछले 27 वर्षों से लगातार इसकी कोशिश लगभग सारी सरकारों ने की, कांग्रेस ने भी की, और जो अन्य दलों की जो सरकार, गठबंधन की सरकार रही उन्होंने भी की, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो एनडीए की सरकार थी उसने भी की। लेकिन संयोग ये हुआ कि कभी एक सदन में पारित हुआ, कभी दूसरे सदन में नहीं हो पाया, दोनों सदनों में वो विधेयक पारित नहीं हो पाया। इसके पीछे ये था कि जो कई सारे जो दल थे वो इस पर सहमत नहीं रहते थे, बल्कि हमने ये दृश्य भी देखे कि संसद के अंदर इस विधेयक की प्रतियां भी फाड़ी गई, महिला आरक्षण विधेयक की, और मारपीट की स्थिति भी बनी, और कई ऐसे आपत्तिजनक रिमार्क्स कई वरिष्ठ नेताओं ने संसद के अंदर बोले, सुनने में अच्छा नहीं लगता, महिलाओं के सम्मान के लिए वो ठीक नहीं है। तो आज जब हमने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है एनडीए की, मोदी जी के नेतृत्व में, उसने एक बहुत शांतिपूर्ण ढंग से वो विधेयक को सर्वसम्मति से करीब पारित करा लिया। लोकसभा में तो सिर्फ 2 वोट उसके खिलाफ पड़े, जो ओवैसी की जो पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी की, उसने, उनके दोनों सांसदों ने विरोध किया, और राज्यसभा में तो सबने किया उसको, हालांकि संशोधन सबने पेश किए थे, और उस समय सदन में लोगों ने ये भी कहा कि आरक्षण के भीतर आरक्षण, कोटा विद इन द कोटा होना चाहिए, लेकिन वो सर्वसम्मति से पारित हो गया। तो मुझे लगता है कि यदि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ के भी अगर बात करें तो ये भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हम इसको कह सकते हैं कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में भी अब आरक्षण मिल पाएगा। अब सवाल ये है कि सरकार ने वहाँ तो पारित कर लिया, लेकिन कांग्रेस ने, और जो कांग्रेस के सहयोगी जो इंडी अलायंस एक बना है, उन्होंने संसद के बाहर उसका विरोध अपने ढंग से उसको मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है, और उसको जातिगत आरक्षण से भी वो जोड़ कर दिख रहे हैं। तो अब सत्ताधारी दल ने विधेयक तो पारित करा लिया, अब उसको इस तरह से जनता के बीच में ले जाना है, महिलाओं के बीच में ले जाना है कि ये इन्होंने समर्थन तो कर दिया संसद में, तो उनको एक तरह से वो
बेनकाब कर रहे हैं या एक्सपोज कर रहे हैं, तो ये राजनीतिक डिस्कोर्स में विधानसभा चुनावों में 5 राज्यों के और इसके बाद लोकसभा चुनावों तक मुझे लगता है कि मुद्दा लंबा खींचेगा। और इसी वजह से उन्होंने इस पर अपने भाषण में बहुत देर तक इस पर फोकस किया, महिला सशक्तिकरण को। राष्ट्रपति के बारे में भी कहा, महिला राष्ट्रपति हैं और आदिवासी वर्ग की वो हैं, और महिलाओं के ये बहुत सही बात उन्होंने कही। और लोग भी ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है मोदी जी के नेतृत्व वाली, महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं उन्होंने ऐसी की हैं कि महिलाओं का, खासकर जो डिप्राइव्ड पर्सन है, महिलाएं मतलब जो एकदम बहुत, जिनका जीवन बहुत कठिन था, जिनकी रसोई में गैस का चूल्हा तक नहीं होता था, बहुत उनको सशक्त बनाने का काम मोदी जी ने बहुत थॉटफुली किया है। और निश्चित रूप से महिलाओं को इससे लाभ हुआ है। तो वो निश्चित रूप से कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी सरकार जब ये सब करती है तो वो उसका लाभ चुनाव में लेना चाहती है। सर, आप इस ऐतिहासिक निर्णय को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे अभी हम लोग युवाओं की बात कर रहे थे, तो अब महिलाएं भी एक बड़ा वोटर वर्ग है। और अब वो समय भी नहीं रहा कि जब महिलाएं एक तरफा अपने पति के कहने पे या परिवार के दबाव में जाके वोट दे आती थी। पिछले चुनाव में, मतलब लोकसभा चुनाव में भी देखा है, विधानसभा के चुनाव में भी हम लोगों ने देखा है। सतीश जी इस बात को बेहतर जानते हैं कि महिलाओं के वोट की भागीदारी की वजह से या उनके वोट की वजह से भाजपा को केंद्र में और राज्य दोनों में फायदा हुआ है। तो पहला तो प्रधानमंत्री का या भाजपा का सीधा उद्देश्य है कि अपने इस वोट बैंक को और संगठित करना। और दूसरा, जैसे कि बात हो रही है कि ये सही बात है कि धुएं से मुक्ति दिलाई है गैस। आज जैसे उन्होंने कहा सीधा, मतलब कांग्रेस को या तमाम सरकारों को चैलेंज करते हुए कहा कि 70 साल लग गए ये सोचने में हमें कि महिलाओं को पानी की जरूरत है या महिलाओं को शौचालय की जरूरत है। मतलब बोला, आपको कभी ये नहीं लगा कि अंधेरे में महिला बाहर जा रही है, आप ये महसूस कर पाए? बोला, शौचालय मुझे बनाना पड़ा आने के बाद। तो ये सच बात है और इसमें कुछ गलत नहीं है कि इतने साल हो गए हम ये महिलाओं से जुड़ी, उनके जीवन से जुड़ी जो बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है जिसकी ओर कभी किसी राजनीतिक दल ने ध्यान नहीं दिया, और भाजपा ने इस ओर ध्यान देना शुरू किया। शौचालय को हम लोग देख ही रहे हैं, पक्के घर भी अब हम लोग देख रहे हैं, उज्ज्वला गैस भी हम लोग देख रहे हैं, नल से जल भी देख रहे हैं कि आप हम लोगों ने सब अखबारों में हम लोग रहे हैं, 6 किलोमीटर उसमें भी कुएं की बावड़ी में, कुएं में उतर के बावड़ी से किसी तरह से पानी बटोर के लाती थी और फिर पानी को 2-2 3-3 दिन चलाना पड़ता। राजस्थान वगैरह में तो और भी बुरे हालात थे। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने कांग्रेस के टाइम का अंधेरा देखा है, तो वो आज के उजाले को समझ सकते हैं। आप सोचिए, अगर आपके घर में नल से पानी मिल रहा है तो एक उस महिला के जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया है। उसके घर में शौचालय है, कितना बड़ा बदलाव है। मतलब उसकी दिनचर्या आधा समय इसी में निकल जाता है, इसी चिंता में निकल जाता था उसकी। और ये कई बीमारियों की जड़ भी थी, तो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा ही। फिर इसके अलावा आयुष्मान जैसी योजना चल भी रही है उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए। तो ये सच है, ये विधेयक भी बहुत जरूरी था। मतलब इससे महिलाओं को और बेहतर अधिकार होंगे, संसद में या विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व और अच्छा होगा और बेहतर ढंग से वो भी अपनी बात रख पाएंगी, और निश्चित तौर पर समाज के लिए अच्छा कदम है। आज अपने संबोधन में विशेष बात उन्होंने कही सतीश जी की, देश की राजनीति में इन दिनों गारंटी शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया बार बार। इस शब्द की बहुत चर्चा भी है और आज प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि मोदी है तो गारंटी है। तो इस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, लगातार पिछले कुछ चुनावों से, खासकर विधानसभाओं के जो चुनाव हुए हैं, दिल्ली विधानसभा का हम ले लें, कर्नाटक का चुनाव हम ले लें, हिमाचल प्रदेश का हम चुनाव ले लें, तो वहाँ जो सत्ता का परिवर्तन हुआ उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसी लोक लुभावन घोषणाओं का है जो जनता को बहुत ज़बरदस्त ढंग से अपील उन्होंने किया, लेकिन वो ज़मीन पर नहीं उतर सकी। खासकर अब जैसे मध्य प्रदेश में, चूंकि उन्होंने ये बात कही है, मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार 2018 के चुनाव में आ गई थी, अलबत्ता कांग्रेस को भी बहुमत नहीं मिला था, लेकिन बीजेपी से ज़्यादा सीटें उसको मिली थी। तो एक वादा कांग्रेस ने किया था किसानों की कर्ज माफी का, कि 10 दिन में किसानों की कर्ज माफी हो जाएगी। उस मुद्दे ने, एक ही घोषणा ने इतना असर दिखाया कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिल गई, जबकि बीजेपी की जो सरकार थी उसके खिलाफ उतनी एंटी इनकम्बेंसी जैसी स्थिति नहीं थी, लेकिन एक मुद्दा काम कर गया था। और फिर बाद में हमने देखा कि वो पूरा नहीं हो सका कर्ज माफी का वादा। कर्नाटक में जो घोषणाएं की गई, वादा जो किया गया, वो भी पूरे होने की स्थिति में नहीं है, बल्कि वहाँ की जो सरकार है कर्नाटक की, वहाँ के उप मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि हमने जो वादे किए थे वो पूरा करने की स्थिति में हम नहीं हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी लगभग वो स्थिति है कि जो सारे वादे जो थे वो उनमें से पूरे होने की स्थिति नहीं है, क्योंकि एक राज्य की जो आर्थिक स्थिति है वो इसको की इजाज़त नहीं देती। तो मोदी जी ने बहुत पहले ये कहा कि ये, इसको उन्होंने रेवड़ी शब्द कहा कि ये रेवड़ी बांटने की बात है। लेकिन जैसे मध्य प्रदेश जैसा राज्य है तो यहाँ भी जैसे लाडली बहना योजना लानी पड़ी उनको, क्योंकि उनको ये पता है कि चुनाव भी लड़ना है, तो वो उस पर न केवल घोषणा की बल्कि लगातार 4 महीने से उस पर अमल भी हो रहा है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब हम जो घोषणाएं चुनाव में कर रहे हैं, या हमारा जो चुनावी घोषणा पत्र होगा वो गारंटेड होगा, क्योंकि केवल राज्य भर की बात नहीं है, मोदी की एक गारंटी है। मोदी ने कहा शौचालय बना कर दूंगा, बना कर दिए। उज्ज्वला की बात की, उसको पूरा करके दिया।
आवास योजना के काम पूरे करके दिए। तो मोदी सरकार का एक सबसे बड़ा यूएसपी मुझे लगता है कि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और समय से पहले दिखाते हैं। जी बिल्कुल। तो चुनाव में साफ तौर पे मतदाताओं से कह रहे हैं कि इस चुनाव में भी हम जो कहेंगे वो करेंगे और राज्य की सरकार को वो करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। तो मोदी की जो क्रेडिबिलिटी है जनता के बीच में वो उसको चुनाव के तौर पर, चुनावी इशू के तौर पर या चुनावी वादे के तौर पर वो एक तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। सर आप क्या कहना चाहेंगे मोदी गारंटी की इस शब्द? यही बात है, सतीश जी की बात को आगे बढ़ाते कि मोदी जी जो है हमारे प्रधानमंत्री, वही पार्टी का, वही भाजपा का, वही चुनाव का सबसे बड़ा चेहरा भी वही है, सबसे लोकप्रिय भी वही है और उनकी बात न केवल जनता सुनती है और मानती है। और ये भी सच बात है कि जब से 2014 के बाद से उन्होंने सत्ता में आए हैं और जो भी बात उन्होंने कही है उस पर अमल करके दिखाया है। शौचालय की बात आपने की है, मकान की बात आपने बताई है, किसानों को सम्मान निधि देने की बात थी। आज ही उन्होंने बताया कि अब तक किसानों के एक एक व्यक्तिगत खाते में 30,000 रुपये तक सरकार मतलब उनकी तरफ से डाले जा चुके हैं। घरों में पानी पहुंच रहे हैं, हम सब लोग जानते हैं, बिजली अच्छे से मिल रही है, हम सब जानते हैं, सड़कों के हाल हम सब देख रहे हैं कि कैसे हाईवे बने हैं, कितने अच्छे ब्रिज बने हैं, दिनों की दूरियां थी वो हम घंटों में दूरी कर रहे हैं। और इससे ये न केवल बात पुष्ट हो रही है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और वो दिखाते। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मोदी मतलब गारंटी कि अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो वो पूरा होगा ही होगा। और चूंकि दूसरी पार्टियां, जैसे कि सतीश जी बता रहे, दूसरी पार्टियां भी आ रही हैं, वो फ्रीबीज को लेके बहुत सारी बातें कर रही हैं कि हम ये देंगे, हम ये देंगे। तो उनका ये कहना है कि वो तो बातें कर रहे हैं, हम करके दिखा रहे हैं, हमने डिलीवर किया है, हमने आपको दिया है। तो आप देखो कि भाई अगर गारंटी आपको वैसे ही मिल रही है तो आपको दूसरी गारंटियों के भ्रमजाल में फंसने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा। जैसे आप देखेंगे मध्य प्रदेश में 2003 में 175 सीटें मिली थी, फिर 2008 में कम हो गई, 2013 में और कम हो गई और 2018 में तो जाके कांग्रेस से कम पीछे आप रह गए। तो ये बात जो है मोदी की जो गारंटी है वो उसके पीछे ये बात भी है कि उनको ये पता है कि उनकी पार्टी की लगातार विधानसभा में सीटें कम हो रही हैं, लगातार सत्ता में है लेकिन लगातार सीटें भी कम हो रही हैं। तो इसके पीछे जो प्रदेश का जो नेतृत्व है जी, जैसे हमने देखा कि 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस से कम सीटें मिली बीजेपी को, लेकिन लोकसभा में सीटें बढ़ गई। बिल्कुल। मतलब इससे ये बहुत साफ था कि जो प्रदेश का जो नेतृत्व था या प्रदेश की जो सरकार है उसके प्रति जनता ने उस तरह से समर्थन नहीं किया जैसा कि मोदी की गारंटी पे वो 2019 में किया। तो अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसको 2018 जैसा नहीं बनाना है, उसको 2024 में लोकसभा में तो आप मुझे दोगे, मुझे भरोसा है, लेकिन 2023 में भी आप मुझे दोगे तब मैं 2024 में मजबूत होऊंगा। और जो आप 2023 में मजबूती मेरे नाम पर अगर दोगे तो फिर से वैसे ही काम होगा जैसा मैं केंद्र में कर रहा हूँ वैसे ही राज्य करेगा। तो एक तरह से राज्य का जो नेतृत्व है उसको सपोर्ट की इस समय जरूरत है। वो बहुत, क्योंकि तथ्य ये बताते हैं कि लगातार बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं। अब आप और पीछे जाएंगे 2018 में या इसके पहले 2013 का जो चुनाव था या 2008 का चुनाव था, तब मोदी जी के या केंद्रीय नेतृत्व के उतने दौरे नहीं होते थे। पिछले 6 महीने में 7वीं बार वो यहाँ आ रहे हैं बतौर प्रधानमंत्री। तो जाहिर है उनको ये पता है कि अगर मैं यहाँ सपोर्ट नहीं करूंगा, मोदी की गारंटी यदि नहीं रहेगी तो हो सकता है 2018 का जो नतीजा है लगभग वहां पहुंच जाए या पूर्ण बहुमत की तरफ पार्टी ना जा पाए। तो एक तरह से ये पूर्ण बहुमत जुटाने की भी तैयारी है, क्योंकि फैक्ट ये बताते हैं कि लगातार सीटें कम होती गई हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी की। और यही वजह है कि ये चौथा कार्यकर्ता महाकुंभ था, मतलब पहली बार नहीं हुआ, लगातार वो कर रहे हैं। और इसी के उसमें है कि गारंटी तभी शायद वो बार बार कहते हैं डबल इंजन की सरकार, कि मतलब हमारा इंजन तो ठीक है गाड़ी रफ्तार से दौड़ रही, लेकिन दूसरा जो इंजन है उसको भी आप एक्टिवेट रखो, उतनी स्पीड दो, तभी डबल इंजन की सरकार। 2 राज्यों में डबल इंजन फेल हो गया ना, मोदी का इंजन तो ठीक था लेकिन बसवराज बोमई का और ये यहाँ हिमाचल में राम ठाकुर का वो नहीं चला, तो वो 2 राज्यों में पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। तो एक तरह से मोदी जी के लिए वो एक तरह से वो था ना, एम्बेरेसिंग कंडीशन थी कि लगातार विजय जो रथ था बीजेपी का वो कहीं ना कहीं 2 बड़े राज्यों में, दक्षिण का द्वार जिसको हम कहते हैं, वो अब आप देखेंगे तो पूरे दक्षिण भारत में कहीं बीजेपी नहीं है मतलब। तो वो 2024 में बीजेपी को उतना जबरदस्त मिले, इसके पहले ये 5 राज्यों में फिर से वो डबल इंजन पर लोगों का भरोसा लौटे, लगभग एक जैसे नतीजे आए विधानसभा में और लोकसभा में। इसके लिए जरूरी है कि बार बार वो दौरे कर रहे हैं और बार बार वो अपनी तरफ से गारंटी ले रहे हैं। जी जी बिल्कुल। सतीश जी, मैं खास तौर पर आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि आज प्रधानमंत्री ने बहुत कड़े शब्दों में सीधे तौर पर कांग्रेस को अर्बन नक्सलवाद से जोड़ा, उस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे उनके? देखिए बहुत 2 तरह की चीज़ें हैं। आप लगातार के बहुत पुराने 1 दशक के या 1.5 दशक के जो इवेंट्स देखेंगे, चाहे वो JNU के मामले हों या कर्नाटक में बेंगुला वाला मामला देखेंगे, तो एक बहुत बड़ा वर्ग, खासकर महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे तो एक जो वर्ग है जो नक्सलवादी, जो सशस्त्र नक्सलवादी जो आंदोलन है, कम्युनिस्ट आंदोलन है, जो हथियार से परिवर्तन की बात करते हैं, उनको कहीं सपोर्ट करता दिखता है। वो बुद्धिजीविता के नाम पर, साहित्यकार के नाम पर, पत्रकार के नाम पर, वो यहाँ तक कि राष्ट्र के खिलाफ तक जाने की भूमिका निभाते हैं, हम सब जानते हैं।
तो उनके लिए एक टर्म गढ़ा गया है अर्बन नक्सल। वो रहते शहर में हैं, पढ़ाते यूनिवर्सिटी में हैं, पढ़ते यूनिवर्सिटी में हैं, छात्र संघ में वो होते हैं, लेकिन उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर उनकी तरफ होता है जो हथियार लेके जो हिंसा के रास्ते पर चले हुए हैं। उनको वो कहते हैं कि अर्बन नक्सल। वो सीधे सीधे नक्सलवादी नहीं है, वो जंगल में नहीं रहते हैं, वो हथियार नहीं उठाते हैं, लेकिन वो जो हथियार उठाए हुए हैं उनको सपोर्ट करते हैं और वो राष्ट्रीयता से, राष्ट्रवाद से ऊपर उठ के भी उनका समर्थन करते हैं। तो ये हम सब जानते हैं और ये एक टर्म चल गया है अर्बन नक्सल। तो वो कांग्रेस भी कहीं उनके पीछे खड़ी होती है। जैसे कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं, जिनको कांग्रेस अघोषित तौर पर सर्वोच्च नेता की तरह उनके साथ पेश आती है, उनका नाम आगे बढ़ाती है, वो लगातार जैसे जेएनयू में भी गए थे, जहां वो नारे लगे थे कि भारत के टुकड़े होने की एक नारे लगाए गए थे, वहां भी वो उनका समर्थन करने में पहुंच गए थे राहुल गांधी। तो एक छवि कांग्रेस की ये बन गई है। और जब मोदी जी ये बात कहते हैं तो ये जो कांग्रेस का नक्सलवाद को समर्थन का या भारत के राष्ट्र विरोधी तत्वों का समर्थन का एक नैरेटिव बन गया है या बनाने की कोशिश होती है, तो वो मुझे लगता है कि वो उसी नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं कि ये कांग्रेस जो है वो एक तरह से राष्ट्र विरोधी लोगों का, जो देश तोड़ना चाहते हैं, हिंसा के रास्ते पर जो लोग हैं, उनके समर्थक की भूमिका में कांग्रेस रहती है। तो वो लोगों के सामने कांग्रेस की एक छवि उस तरह से पेश करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश में भी इस तरह की बात कही है। हालांकि मध्य प्रदेश का जो नक्सलवाद प्रभावित जो जिले माने जाते थे, उस तरह का असर मध्य प्रदेश में नहीं है जैसा कि छत्तीसगढ़ या अन्य राज्यों में है। इसी तरह का एक और प्रश्न भी आपसे विशेष तौर पे मैं पूछूंगी सतीश जी, कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस ने काफ़ी पिछड़ा कर दिया है, हमको 20वीं सदी में फिर से पहुंचा दिया है और ख़ासकर मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य की तरह बना दिया है। तो इस चर्चा में मैं आपसे इस प्रश्न पर भी विशेष आपका उल्लेख नहीं। ऐसा ये जो बीमारू जो शब्द है, ये बीमारू शब्द असल में राज्यों के साथ ही था। ये BIMARU जो बना था, उसमें बिहार था, उसमें मध्य प्रदेश था, उत्तर प्रदेश था। तो इनको मिलकर एक शब्द गढ़ा गया था जब दिग्विजय सिंह की सरकार मध्य प्रदेश में होती थी, क्योंकि जो इंडेक्स थे सड़क, बिजली, पानी के और शिक्षा के, स्वास्थ्य के, उसमें बहुत पीछे थे और इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब थी। तो मध्य प्रदेश को भी बीमारू राज्य की श्रेणी में माना जाता था। और मैंने बहुत करीब से प्रशासन को देखा है कि एक स्थिति ये थी कि मध्य प्रदेश का जो बजट आता था उसमें एक समय में सड़कों की मरम्मत के लिए 72 करोड़ रुपए की राशि होती थी। अब आप कल्पना कीजिए, 72 करोड़ में एक बिल्डिंग नहीं बनती है आज। पूरे मध्य प्रदेश की सड़कों का कैसे, हम भोपाल से सागर जाते थे तो 12 घंटे में पहुंचते थे, 180 किलोमीटर, क्योंकि सड़कों के मेंटेनेंस का पैसा नहीं था। तो ये बीमारू राज्य की श्रेणी से मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद निकाला गया उसको। तो वो एक तरह से जो हमने शुरू में कहा था कि युवाओं को वो याद दिलाना चाह रहे हैं, तो बीमारू का भी वो एक तरह से रिकॉल करना है कि यदि बीजेपी नहीं आती या बीजेपी सत्ता में नहीं रहेगी तो फिर उसी स्थिति में मध्य प्रदेश पहुंच सकता है। इसलिए एक तरह से ये मतदाताओं को बताने की बात है, खासकर नए मतदाताओं को ये बताने की बात है। हाँ बिल्कुल, इसमें वही बात थी कि जैसे भारत इन दिनों दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और अब कह रहे हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो उसमें मध्य प्रदेश या इस तरह के तमाम राज्यों का बड़ा योगदान है। और हमारे मुख्यमंत्री भी कई बार अपने संबोधनों में, अपनी सभाओं में इस बात का उल्लेख करते हैं कि मध्य प्रदेश हृदय प्रदेश होने के कारण बड़ी भूमिका है, बड़ा राज्य है। तो जब तक विकास नहीं होगा, जब तक आप देश की विकास में भागीदारी कैसे करेंगे? तो इस बीमारू की श्रेणी से, मतलब बीमारू मतलब एक तरह का बड़ा कमजोर, असहाय, सुविधा विहीन, एक उस तरह के राज्य की कल्पना थी। अब कि मध्य प्रदेश अब वैसा नहीं है। शिक्षण संस्थान की बात करें तो आप देखें हर शहर में अच्छे कॉलेजेस हैं, सब तरह की शिक्षा मध्य प्रदेश में मिल रही है। हिंदी में शिक्षा देने वाले मेडिकल इंजीनियरिंग की हम लोग पहले राज्यों में शुमार हैं। विकास दर बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, उद्योग धंधे यहाँ आ रहे हैं, निवेश की बात भी काफ़ी चल रही है। तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश विकास करेगा तो देश भी विकास करेगा, और देश करेगा तो हम बेहतर होंगे। इसलिए ये सही है कि बीमारू राज्य से हम बाहर निकले हैं और अभी बहुत कुछ और करने की ज़रूरत है अभी। जी सर, जैसे अभी आप बोल ही रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, तो विकास को लेकर भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत सारी सरकारी योजनाएं ऐसी बनाई गई कि सभी राज्य विकास की तरफ बढ़े। तो योजनाओं के माध्यम से भाजपा की बहुत सारी उपलब्धियों को भी उन्होंने गिनाया। तो उसको लेकर सर आप क्या अपनी तरफ से जोड़ना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी का एक तरीका है, मतलब इसका जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस जिसको हम कहते हैं, वो ये है कि वो टारगेट तय करते हैं, डेडलाइन तय करते हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। बहुत छोटी छोटी कई सारी समस्याएं हैं, जैसे आदिवासियों में एक बीमारी जो होती थी सिकल सेल एनीमिया की, उसको कभी किसी ने एड्रेस नहीं किया, जबकि एक बहुत बड़ी आबादी हमारे देश में है। तो उसकी जैसे मध्य प्रदेश से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, मैं भी देख रहा था, मंडला में उन्होंने शुरुआत की थी और हमने इसी स्टूडियो में उस पर चर्चा भी की थी। अभी वहाँ कार्ड वितरण शुरू हो गया है मध्य प्रदेश, न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि जो भी आदिवासी जिले हैं दूसरे राज्यों के भी, वहाँ वो जो कार्ड बनने के उस दिन उन्होंने घोषणा की थी मंडला से, वो कार्ड अब बंटने लगे हैं। मतलब वो जो
लोगों का प्रोफाइल बनाने की बात थी, टेस्टिंग की बात थी, वो चीज़ें बढ़ गई हैं अब आगे। तो वो खुद समीक्षा उसकी करते हैं, टाइम बाउंड एक समीक्षा करते हैं, कोई योजना बनती है उस पर अमल की बात होती है। और झूठे वादे नहीं है, झूठे वादे नहीं है, लोगों को दिखता है भाई। जैसे वंदे भारत ट्रेन का आज ही देखिए उन्होंने, कल ही उन्होंने 6 नई ट्रेनें शुरू की हैं, मध्य प्रदेश में भी शुरू की हैं। तो वो जो दिख रही है ना लोगों को, लोग उसमें यात्रा कर रहे हैं, तो जो सिर्फ कहने की बात नहीं है, वो दिखने जब लगती हैं चीजें तो लोग उस पर भरोसा फिर करते हैं। ऐसा ये आप संजीव सर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ये स्पेशल अलग से मेंशन किया जाए, मतलब संबोधन में अपने कहा कि एमपी के लिए हमेशा भाजपा एक आशीर्वाद की तरह रही है, आशीर्वाद बनकर रही है। तो वही उपलब्धियों को किस तरह की और उपलब्धियों में एक हमारी चर्चा में शायद एक छूट होता प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जो अभी हाल ही में एक बड़ी योजना है। मतलब इसके पहले वो शहरी पथ विक्रेताओं के लिए, ग्रामीण पथ विक्रेताओं के लिए अलग अलग योजना चलाते रहे। एक तरह से हम इसको कह सकते हैं, ये बोनंजा जैसा है, उसमें हर जाति हर वर्ग के लोग शामिल हैं उसमें। और आप सोचिए छोटे छोटे, मतलब आपके नाई जो है, धोबी है, या और भी छोटे जूते, फूल माली है, जूते, मतलब ऐसे लोग जिनको आज तक कभी किसी सरकार ने जिनकी और उनके व्यवसाय को देखने की कोशिश कभी नहीं की, उनको मतलब वो जैसे आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा भी कि इन लोगों के लिए बैंक के दरवाजे खुला तो बहुत दूर की बात है, बैंक के दरवाजे पे खड़े होने से डरते थे और लोन की कोई उनको गारंटी नहीं थी, ना कोई सरकार उनकी गारंटी लेती थी, और वो तो खुद लेने में सक्षम थे नहीं। तो इस तरह की जैसे पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिए न केवल उनको लोन मिलेगा, बल्कि वो बैंक में जाके सम्मानित तरीके से अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए पैसा ले सकते हैं, व्यवसाय को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और उनको बैंक की गारंटी सरकार दे रही है, सरकार उनकी गारंटी बनता है, सरकार गारंटर बन रही है, इससे बड़ा और क्या होगा। ऐसे ही उन्होंने जनधन खातों की बात की कि जब ये जनधन खाते शुरू किए गए तो लोग मजाक बनाते थे कि अरे ये सब क्या है, उनके पास पैसा कहाँ जमा करेंगे। आज ये हालत है कि करोड़ों में जनधन खाते हैं, अच्छा खासा उनमें पैसा जमा हो रहा है, और उन खातों के जरिए आम आदमी, गरीब आदमी, कमजोर वर्ग का व्यक्ति देश की बैंकिंग व्यवस्था का हिस्सा बन गया। पैसा लेन देन वो कर रहा है, लेन देन वो खाता नहीं होगा तो आप यूपीआई से कैसे लेन देन करेंगे। तो एक छोटा सा 5 रुपए का भी ट्रांजेक्शन यूपीआई से हो रहा है। ऑनलाइन इतना इजी लगने लगा है, क्योंकि खाता है वो खाता। वही जो बात करें डिजिटल इंडिया की, जो बात है कि जब ये शुरुआत हो रही थी तो लोग हंसते थे, अच्छा वो जिसके पास मोबाइल नहीं, इंटरनेट नहीं गाँव में, वो कैसे डिजिटल भारत बनेगा, वो कैसे चलाएगा। पूरी दुनिया आश्चर्य उससे करती है। अमेरिका ब्रिटेन में उस तरह से यूज नहीं करते, जो हमारे जिनको हम कहते हैं कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी सब यूज कर रहे हैं। और अब आप चाय की और पान के पैसे तक आप डिजिटल इंडिया से, यूपीआई से आप ये पैसे दे पा रहे हैं। बिल्कुल। अब इससे देखिए, एक तो बड़ी चिल्लर खुले पैसे की कितनी बड़ी समस्या हल हुई है, और कितना आसान हो गया। मतलब अब आप पैसे हैं नहीं है आपके पास, ना विक्रेता को ले जाने का डर भी नहीं, कोई डर नहीं आपके पास, एक मोबाइल आपका चलता फिरता बैंक बन गया। तो ये सब योजनाएं हैं जो गारंटी भी है, जो विकास का प्रतीक भी है, और जो देश को आगे ले जाने की दिशा के मील के पत्थर भी हैं। जी जी जी। तो आज की चर्चा को समेटते हुए एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे सतीश जी फिर से करना चाहूँगी। अब आप क्या समझते हैं कि इस पूरी जो सभा में प्रधानमंत्री जी विशेष उल्लेख किया चीज़ों का, तो उनका क्या असर रहेगा सही तरीके से चुनाव पर? देखिए, 2 बातें होती हैं। जैसे कि अभी हमने बात की कि कर्नाटक में प्रधानमंत्री कर्नाटक में भी खूब सभाएं की उन्होंने, ऐसे ही कार्यकर्ता सम्मेलन किए, घोषणाएं की। इस सब के बावजूद कर्नाटक में बीजेपी की सत्ता चली गई, हिमाचल प्रदेश में भी सत्ता चली गई। सवाल ये है कि स्थानीय जो उनकी इकाइयां हैं, प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है या जो सरकार है, यहाँ की सरकार में शामिल लोग हैं, उनके प्रति जनता का क्या रुख है जी? उनके प्रति स्थानीय जो विधायक है, जनप्रतिनिधि है, उसको लेके जनता में क्या भाव है? मोदी के प्रति है, मोदी की गारंटी का भी भरोसा है, मोदी की योजनाओं से भी कोई इनकार नहीं है, लेकिन जो उनका जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, उसने 5 सालों में क्या किया है जी? क्या उसको जनता पसंद कर रही है या नहीं कर रही है, या कार्यकर्ता कितना संतुष्ट है, कितना असंतुष्ट है? जनता की संतुष्टि असंतुष्टि के अलावा चुनाव में कार्यकर्ता की संतुष्टि भी बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। और वही जिसको मोबिलाइज करने की बात कर रहे हैं, अगर उसमें से सिर्फ मोदी के कहने से मोबिलाइज होता कार्यकर्ता या जनप्रतिनिधि की भूमिका उसमें नहीं होती स्थानीय विधायक की, तो कर्नाटक का चुनाव क्यों हारती भारतीय जनता पार्टी, हिमाचल का चुनाव क्यों हारती? तो अब सारा दारोमदार जो है, मोदी ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर लिया अपनी पार्टी के लिए, और आगे भी वो निश्चित रूप से करेंगे, रणनीति भी बनाएंगे। लेकिन असल दारोमदार होगा कि कार्यकर्ता जनता के बीच में कितना जाता है, कितना वो एनर्जाइज है, और खुद कितना संतुष्ट है, और जनप्रतिनिधि ने 5 सालों में क्या किया। तो उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। मोदी ने अपने हिस्से का काम कर दिया है। ये कुछ उसी तरह की बात है कि डॉक्टर ने बीमार को दवाई दे दी, नुस्खा बता दिया, लेकिन क्या परहेज करना है, क्या खाना है और कैसे ध्यान रखना है, ये तो उन परिजनों को रखने की जिम्मेदारी है। तो डॉक्टर दवाई दे गया है, अब परिवारजन कैसे ख्याल रखते हैं, उतनी जल्दी मरीज ठीक होगा, उसको उतना फायदा होगा। बिल्कुल। आज की इस विशेष चर्चा को हम यहीं समेटते हैं। इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुर्खियों में